हाय गाइस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ डिवोर्स मुस्लिम लॉ के अंडर। क्या कहता है, ये थोड़ा सा क्रिटिकल है, इसमें काफी सारे टाइप्स के डिवोर्सेस हैं। आप थोड़ा सा पेशेंस से इसको सुनिएगा। और अब हम देखते हैं कि किस तरह से डिवोर्स मिल सकता है। जो तरीका है जिससे डिवोर्स मिल सकता है कि पार्टीज कुछ ऐसा एक्ट करती है, चाहे वो हस्बैंड या वाइफ, जिससे उनको डिवोर्स मिल सकता है, तलाक मिल सकता है। तलाक का मतलब क्या है? तलाक का मतलब है टू रिलीज। इधर हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे को रिलीज करते हैं। ठीक है, अब ये बाय जो हस्बैंड है, हस्बैंड ऐसा क्या करता है, इसका मतलब यहाँ पर ये है कि जिससे उसे डिवोर्स मिल सकता है, तो वो क्या है? तलाक अल सुन्नत, तलाक अल बिदत। अब ये क्या है? तलाक अल सुन्नत जो है वो दो तरीके से होते हैं, अहसन और हसन। अहसन में सिंगल रिवोकेबल प्रोनाउंसमेंट, इसमें बहुत ज्यादा इन वर्ड्स पे फोकस करना है। जैसे कि यह है कि सिंगल है, एक ही बारी में वो प्रोनाउंस करता है अपना कि मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। और ये रिवोकेबल है, जब वो पहली बारी उसे तलाक देता है उस टाइम ये रिवोकेबल होता है, ये दोबारा से शादी में तब्दील हो सकता है। ये नहीं है कि जैसे ही उसने बोला कि तलाक 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 तो खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। ये कब बोला होना चाहिए? ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्योरिटी। इसका मतलब तूर के टाइम, इसका मतलब जिस टाइम एक विमेन के पीरियड्स नहीं होते उस टाइम ये डिवोर्स की प्रोनाउंसमेंट होनी चाहिए। उन दोनों के बीच में कोई भी सेक्सुअल रिलेशन नहीं होना चाहिए जो वेटिंग पीरियड होता है। ठीक है, इट इज ये एक अप्रूव फॉर्म ऑफ डिवोर्स है, मतलब इसको माना जाता है। और इसका जो आपका इद्दत पीरियड है, कि जो इसका वेटिंग पीरियड होता है प्रोनाउंसमेंट के बाद, वो है 3 मंथ्स। जिस दिन उसने प्रोनाउंस किया, मतलब पहले दिन जब उसने प्रोनाउंस किया उसके बाद 3 महीने तक उन्हें वेट करना होता है। और इन केस ऑफ प्रेगनेंसी, जब तक डिलीवरी नहीं हो जाती तब तक। इसका इफेक्टिवनेस कब से है? ये कब से डिवोर्स जो है आपका इफेक्टिव हो जाता है? जैसे ही उसका जो इद्दत पीरियड है वो एक्सपायर हो जाता है, उसके 3 महीने जो थे, जो वेटिंग पीरियड था वो कंप्लीट हो जाते हैं, तभी से उसका जो अहसन जो आपका डिवोर्स है वो खत्म हो जाता है। इसमें क्या था कि सिंगल था, रिवोकेबल प्रोनाउंसमेंट है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टूर, और ये इद्दत पीरियड जो है इसका 3 महीने का है। दूसरा आपका डिवोर्स कौन सा है? हसन। इसमें क्या है? तीन तीन बारी सक्सेसिव, मतलब हर महीने आपको बोलना है कि आई डिवोर्स यू, आई डिवोर्स यू, आई डिवोर्स यू। इकट्ठे नहीं है। आज मान लो फरवरी में बोला, मार्च में बोला, अप्रैल में बोला, ड्यूरिंग 3 कंसेक्यूटिव पीरियड्स ऑफ प्योरिटी। ठीक है, कि इन नेक्स्ट मतलब जो होता है उनकी डेट्स के बीच में, पीरियड्स के बीच में उन्हें बोलना होता है पीरियड प्योरिटी के टाइम में। और उस टाइम में उनके बीच में कोई भी सेक्सुअल रिलेशन नहीं होना चाहिए। ये इफेक्टिव कब होगा? जैसे ही थर्ड प्रोनाउंसमेंट हो जाती है, जैसे ही वो तीसरी बार उन्हें बोल देगा कि मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, उसी टाइम से ये आपका जो हसन डिवोर्स है ये वैलिड हो जाता है। ठीक है, पहले वाले में अहसन में क्या था कि सिंगल प्रोनाउंसमेंट था, एक ही बारी उसने इकट्ठे बोल दिया, बस उनको वेट करना था 3 महीने के लिए। ठीक है, अब आपका हसन वाले में क्या हो गया? 3 बारी उसे कंटिन्यूअसली बोलना है, कंसेक्यूटिव महीने में उसे 3 बारी हर बार बोलना होगा कि मैं तुम्हें डिवोर्स दे रहा हूँ, मैं तुम्हें डिवोर्स दे रहा हूँ। ठीक है, अब ये नेक्स्ट है आपका तलाक अल बिद्दत। इसको हम ट्रिपल तलाक भी बोलते हैं। डिक्लेरेशन रिपीटेडली 3 टाइम्स एट अ मोमेंट, एक ही बारी उस वो एक आदमी अपनी बीवी को बोलता है तलाक तलाक तलाक। और वो ये भी बोल सकता है कि यू आर हराम फॉर मी, कि भाई अब तुम मेरे लिए ठीक नहीं हो। इसमें ये जैसे ही बोलता है उसी टाइम से डिवोर्स हो जाता है। देयर इज नो ऑब्जर्वेशन ऑफ द वेटिंग पीरियड एंड टर्मिनेट्स इरिवोकेबली। ठीक है, उसी टाइम पे उनकी जो मैरिज होती है वो खत्म हो जाती है। इसमें ये भी बोल सकता है कि 3 टाइम्स बोलने की जरूरत नहीं है, ये भी बोल सकता है आई डिवोर्स यू बाय अ तलाक उल बेन। ठीक है, ये डिसअप्रूव्ड फॉर्म ऑफ डिवोर्स है। अभी भी आपने देखा भी था, इसी वाले फॉर्म के ऊपर जो जजमेंट आई है वो शायरा बानो वाली, वो इसी के बैन करती हुई आई है, क्योंकि ये बहुत गलत तलाक है। एकदम से जैसे ही उसने तलाक 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 बोला, उनकी जो शादी होती है वो खत्म हो जाती है। ठीक है, लीगली वैलिड है वैसे सुन्नी में। दो तरह के मुस्लिम्स होते हैं, शियाज एंड सुन्नीज। अब नेक्स्ट है इला। ये भी बाय द एक्ट ऑफ द हस्बैंड ही चल रहा है, अभी उसी में ही पार्ट्स हैं। वो पहले 2 थे, अब ये थर्ड है। इला क्या होता है कि जो हस्बैंड है वो ओथ लेता है, वो ऐसे समझता है कि मैं अपनी वाइफ के साथ कोई भी सेक्सुअल रिलेशंस नहीं बनाऊंगा 4 महीने तक। और अगर ये उस अपने प्रण को पूरा कर लेता है,
ठीक है, तो जो मैरिज है इज नॉट डिसॉल्व ऑटोमेटिकली, बट जो वाइफ है वो फाइल कर सकती है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स में। ठीक है, कि भाई मेरे और मेरे हस्बैंड के रिलेशंस को दोबारा से मेंटेन करवाया जाए। इस पे जैसे ही वाइफ आरसीआर फाइल करती है, जो हस्बैंड है वो दो ऑल्टरनेटिव उसके पास रह जाते हैं, या तो वो हस्बैंड उसे डिवोर्स कर दे, या वो दोबारा से अपना सेक्सुअल रिलेशन कंज्यूम कर ले, और उसके बाद जो है अगर वो वाइफ जो है वो मना करती है कि नहीं अब मैं इसके साथ कोई भी रिलेशन रखना नहीं चाहती, तो जो कोर्ट है वो डिवोर्स ग्रांट कर सकता है। ठीक है, इसमें इला में क्या हुआ कि हस्बैंड जो है वो अपने आप को रिस्ट्रेन करता है कि मैं कोई सेक्सुअल रिलेशन अपनी वाइफ के साथ नहीं रखूंगा, और 4 महीने तक नहीं रखूंगा, ये टाइम पीरियड है। वाइफ जो है आरसीआर का केस डाल सकती है, उसके बाद हस्बैंड उसे डिवोर्स ले सकता है या कोर्ट डिवोर्स दे सकती है। अब दूसरा चौथा कौन सा है, जिहार। जिहार में क्या है, एक मैन जो है डिक्लेयर करता है कि जो माय वाइफ है वो मुझको ऐसे ही है जैसे मेरी माँ या मेरी बहन, उस तरह से उसे उनका कंपेयर करता है उन लोगों को, अपनी वाइफ को और अपनी मदर को, मतलब वो मेरे लिए हराम है, मैं इसके साथ कोई रिलेशन नहीं रख सकता क्योंकि ये मेरे लिए उसी तरह से है जैसे मेरी माँ या मेरी बहन। इसमें और तरीके भी कंपैरिजन हो सकते हैं, वो डिसरिस्पेक्टफुल है या रिस्पेक्टफुल है उस पर डिपेंड करता है। अगर रिस्पेक्टफुल होता है कोई कंपैरिजन तो उससे ये जिहार वाला जो आपका डिवोर्स है वो नहीं उठता, उसमें आपका एक्सेप्टेबल एप्रिसिएशन होता है। ठीक है, इसमें द हस्बैंड कैन ब्रेक द ओथ एंड रिज्यूम द मैरिज, बस लेकिन इस मैरिज को रिज्यूम करने के लिए जो हस्बैंड होता है उसको कुछ व्रत रखने पड़ते हैं, पश्चाताप करना पड़ता है, जैसे कि वो गरीबों को खाना खिलाए या फास्टिंग करे। ठीक है, ये 4 तरीके से थे जो बाय द एक्ट ऑफ द हस्बैंड हमने देखा। अब बाय द वाइफ, कि वाइफ के पास भी तो कुछ एक्ट्स होंगे, कुछ कर सकती होगी जिससे वो डिवोर्स ले सकती है। तो तलाक ए तफवीद तफवीज, इसमें अगर मेरी कोई भी आपको प्रोनाउंसिएशन गलत लगती हो तो प्लीज आई एम सॉरी, क्योंकि मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली क्या इनकी सही प्रोनाउंसिएशन है। इसमें क्या है कि जो वाइफ है इसको एक डेलीगेटेड राइट मिल जाता है, द हस्बैंड कैन डेलीगेट द राइट ऑफ रेपुटेशन टू हिज वाइफ और टू थर्ड पार्टी। जो हस्बैंड है वो अपनी वाइफ को एक राइट देता है कि भाई तू जब भी चाहे मुझसे डिवोर्स ले सकती है, या किसी थर्ड पार्टी को दे देता है कि वो हमारा डिवोर्स करा सकता है। ये कब हो सकता है, दिस डेलीगेशन कैन बी मेड एट द टाइम ऑफ मैरिज, जब उनका कॉन्ट्रैक्ट बनता है, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट बनता है, उस टाइम ये कंडीशन रखी जा सकती है। मतलब एक वाइफ अपने हस्बैंड से एक कंडीशन मांग सकती है कि डिवोर्स लेने का हक आप मुझे दे दीजिए। तो अगर ये हक हस्बैंड अपनी वाइफ को दे देता है तो वाइफ के पास हक हो जाता है कि वो अपनी शादी कभी भी खत्म कर सकती है। ठीक है, इफ द हस्बैंड, जैसे कि अगर हस्बैंड सेकंड शादी कर लेता है तो उस टाइम ये कह सकते हैं कि तुम सेकंड शादी कर रहे हो, मैं ये यूज करना चाहती हूँ डेलीगेटेड डिवोर्स, मुझे आपसे डिवोर्स चाहिए, उस टाइम हस्बैंड को डिवोर्स देना पड़ेगा। ठीक है, अब ये पहले हस्बैंड का हो गया बाय द एक्ट, अब वाइफ का हो गया। अब ये कॉमन कंसेंट है, दोनों के कॉमन कंसेंट से जब डिवोर्स लिया जा सकता है तब वो क्या होता है, खुला। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे इसमें प्रीलिम्स में क्वेश्चंस बन जाते हैं। इसमें जो कपल है वो एग्री करता है कि वाइफ अपना डिवोर्स, अपनी फ्रीडम परचेज करती है, इसे परचेजिंग डिवोर्स भी कहते हैं, जब एक औरत अपने राइट को परचेज कर लेती है। मॉनेटरी कंपनसेशन जो होता है पेड बाय द वाइफ है विच कैन नॉट एक्सीड द वैल्यू ऑफ द मेहर, जो अमाउंट उसको शादी में मिला होता है फ्रॉम द हस्बैंड, मान लो 1 लाख 2 लाख मिल रहा है, उतना जो है वो जो वाइफ उस अपने हस्बैंड को वापस कर सकती है। कि मान लो 2 लाख था कि भाई मैं उसमें से तुम्हें 1.5 लाख, 2 लाख में से कि भाई 1.5 लाख मैं तुम्हारा छोड़ती हूँ, तुम मुझे सिर्फ 50,000 दे दो और मुझे शादी से छुटकारा दिलाओ, या वो कह दे कि 2 लाख के 2 लाख तुम रख लो, मुझे बस शादी दे दो। तो ये कॉमन कंसेंट है, खुला रिडेम्पशन। इसमें एक वाइफ अपने हस्बैंड से अपना डिवोर्स परचेज कर लेती है, मॉनेटरी कंपनसेशन दे देती है, जो कि मेहर की वैल्यू से एक्सीड नहीं करने चाहिए, कैन नॉट एक्सीड द वैल्यू ऑफ द मेहर। ये फाइनल और इरिवोकेबल होता है कि जिस दिन वो हुआ, जिस दिन उनका कॉन्ट्रैक्ट पक्का हो गया उसी दिन से उनका डिवोर्स हो गया। ठीक है, इसको परचेजिंग डिवोर्स भी, ये कई बार क्वेश्चन आता है कि ये परचेज होता है या क्या होता है। तो जो खुला टाइप का डिवोर्स है उसमें एक जो वाइफ है अपना राइट, अपनी फ्रीडम परचेज करती है। दूसरा है मुबारक, ये है म्यूचुअल फ्रीइंग। इसमें ईदर ऑफ द स्पाउस, ये है द एक्ट ऑफ फ्रीइंग अनदर म्यूचुअली,
ईदर ऑफ द स्पाउस, दैट इज के हस्बैंड भी या वाइफ भी वो अपनी मैरिज को डिसॉल्व करने के लिए ऑफर कर सकता है। ठीक है कि भाई हम जो है अपनी मैरिज डिसॉल्व करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो तुम बताओ क्या कहते हो। अगर वो जो ऑफर है एक्सेप्ट हो गया, जैसे ही वो ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है उसी टाइम से उनकी जो मैरिज है वो खत्म हो जाती है, और उसे आपको कौन सा बोलेंगे, तलाक़ बैन। ठीक है, इसमें जो डिवोर्स है वो होना चाहिए म्यूचुअली, दोनों ने मिल के डिवोर्स लेना होना चाहिए। कि भाई मान लो ये ए हस्बैंड है, अपनी वाइफ को बोलता है कि मैं तुमसे डिवोर्स लेना चाहता हूँ, और ये भी कहती है ओके, या बी है वो कहती है ए को, अपने हस्बैंड को कहती है कि मैं तुमसे डिवोर्स लेना चाहती हूँ, और ए कहेगा ओके। तो इस टाइम पर ये म्यूचुअल कंसेंट से हो जाता है और ऑफर दिया हुआ एक्सेप्ट हो जाता है। मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट हमने देखा ही है कि मुस्लिम लॉ में मैरिजेस कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, तो जो ऑफर है उसकी एक्सेप्टेंस होने पर इनके जो डिवोर्स है वो हो जाता है। ठीक है, तभी ये कॉमन कंसेंट से है। अब बाय जुडिशियल प्रोसेस, जुडिशरी भी कर सकती है। तो अब जुडिशरी कैसे कर सकती है, वो दो तरीके से, बाय लियान और फसक। अब लियान में क्या होता है कि जो हस्बैंड है वो अपनी वाइफ के ऊपर अडल्ट्री के चार्जेस लगा देता है, या कहता है कि जो बच्चा है, वाइफ का जो बच्चा है वो मेरा नहीं है। इन बेसिस पर जो वाइफ है वो उन एक्यूजेशंस के अगेंस्ट ना अपने हस्बैंड के अगेंस्ट केस कर सकती है। जब वो केस कर सकती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उन्हें ना अपॉर्चुनिटी दी जाती है हस्बैंड और वाइफ को कि आप लोग एक ओथ लो कि जो आप बोल रहे हो वो सही है या गलत। ठीक है, अगर वहां पर मुस्लिम लॉ में जो कोर्ट के सामने वो लोग ओथ लेते हैं उसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, और उस ओथ को जजेस या काजी रियल मानते हैं। अगर वो जो लेडी है वो क्या कहती है कि जो चार्जेस मेरे अगेंस्ट है वो फॉल्स है, और जो हस्बैंड कहता है कि जो मैं कह रहा हूँ मतलब ओथ पे ही कि वो सही है, तो उस टाइम जो मैरिज होती है वो डिसॉल्व हो जाती है। जज उनकी मैरिज को डिसॉल्व कर देता है, क्योंकि उनमें बहुत ज्यादा मनमुटाव है और हस्बैंड ने बहुत गलत चार्जेस लगा दिए हैं, और वो कह रहा है कि मैं अडिग हूँ अपनी बात पे, मैंने जो कहा वो सही है। और वाइफ भी ओथ पे कह रही है कि जो चार्जेस है वो गलत है, मैंने किसी के साथ कोई गलत रिलेशन नहीं बनाया, या ये बच्चा हमारा ही है। तो उस टाइम पे जो जज है वो उनकी मैरिज को डिसॉल्व कर देता है। अब फसक, फसक में ये क्या है कि वाइफ के पास है, वाइफ एक एप्लीकेशन दे सकती है काजी को कि उनकी जो शादी है उसको खत्म कर दिया जाए। ठीक है, फसक का मतलब क्या होता है, एब्रोगेट और टू अनल। ठीक है, ये बेसिकली एक विमेन को उनका राइट रिस्टोर कराती है, जिससे उसे अलाउ करा जाता है टू फ्री हरसेल्फ फ्रॉम अ ब्रोकन मैरिज। इसमें काजी को एप्लीकेशन लगा दी कि भाई मेरी शादी को खत्म किया जाए, अनल किया जाए, तो काजी इनकी शादी को खत्म करा सकता है, अनल करा जा सकता है। ये बेसिकली एक विमेन को राइट मिलता है ताकि वो अपनी ब्रोकन मैरिज से बाहर आ सके। ये क्योंकि मुस्लिम लॉ में ज्यादातर आदमियों को ही बहुत सारे राइट्स दिए हुए हैं, तो उन औरतों की भी राइट्स को प्रोटेक्ट करते हुए कुछ बनाए गए हैं प्रोविजन, ताकि वो घुट घुट के ना जिए, क्योंकि सबके पास राइट होना चाहिए एक फ्रीडम के साथ जीने का। अब जो तलाक है वो ओरल भी हो सकता है और राइटिंग में भी हो सकता है। ओरल तो वही स्पोकन वर्ड से हो गया, और अगर रिटन है और डॉक्यूमेंटेड है तो उसे तलाकनामा बोला जाता है। कि तलाक में इट इज नॉट नेसेसरी कि वाइफ हो, लेकिन इफ शी इज नॉट प्रेजेंट इट मस्ट बी रेफर्ड ईदर बाय हर नेम और क्लियरली रेफरिंग टू हर, कि भाई उसी की हम बात कर रहे हैं, उसी को मैं डिवोर्स दे रहा हूँ। मतलब ए की बीवी है शबाना, तो वो ये बोले कि मैं शबाना को ही डिवोर्स दे रहा हूँ, नगमा को डिवोर्स नहीं दे रहा हूँ, पता चलना चाहिए शबाना की ही बात हो रही है। द तलाक शुड बी कम्युनिकेटेड टू हर, मतलब जल्द से जल्द उन्हें बता देना चाहिए कि आपको तलाक दे दिया गया है। एक खास बात क्या है, तलाक अगर कंपल्शन के अंडर दिया गया है या वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन है, मतलब खुद से दारू पिया या कोई और ड्रग लिया हुआ, और या कोई मजाक में या गलती से टंग स्लिप ऑफ टंग हो गया, तब भी वो तलाक जो होता है आपका वैलिड माना जाता है, सही माना जाता है। ठीक है, अब एक ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका 2017 में ये जजमेंट आई है, और ये लैंडमार्क जजमेंट है, जिससे जो ये इनकी मुस्लिम विमेन की एक किस्मत जैसे कह लो ना, कि एकदम से ही वो बेचारी सड़कों पे आ जाती थी, उससे कंट्रोल आएगा। अब ये क्या कहता है कि अंडर मुस्लिम लॉ द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज वाज वेरी इजी, कि भाई जस्ट एक प्रोनाउंसिंग तलाक जो था 3 टाइम्स शादी खत्म हो जाती थी। तो इस शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में इन्होंने ये तलाक जो कि 3 टाइम जो कि था तलाक ए इब्बिदत,
ये वाला डिवोर्स जो अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था कि भाई एक ही बारी में वो तलाक 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 करता है और उसी टाइम शादी खत्म हो जाती है, ये बैन कर दिया गया है, इसे खत्म कर दिया गया है। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने भी इस असेंट दे दिया है कि जो भी ऐसा कोई डिवोर्स देगा, इंस्टेंट डिवोर्स देगा, उसे क्रिमिनलाइज किया जाए, उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाए। ठीक है, वैसे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात थी, सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच था 5 जजेस का, वो सारे के सारे डिफरेंट कम्युनिटीज से थे। हमारे इंडिया में कितने सारे रिलीजन है, सब अलग अलग रिलीजन है, बहुत अच्छा स्टेप था ये। अब एक मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019 आ गया है, जिसको कहते हैं लॉ एंड ट्रिपल एक्ट। ये बेसिकली विमेन, मुस्लिम वुमेन की जो एट्रोसिटीज थी उनसे, उनको जो पीड़िता होती थी इंस्टेंट डिवोर्स से, उनको उससे बचाने के लिए ये एक्ट बनाया गया है, ताकि वो उनका फ्यूचर सेफ हो सके और एकदम से ही वो सड़क पे ना आए और उनके बारे में भी हम सोचें। क्योंकि एकदम से डिवोर्स दे देना उसके बाद बहुत मुश्किल होती है मुस्लिम मुस्लिम वुमेन्स के लिए, तो इसलिए ये एक्ट अब बना दिया गया है। ठीक है, थैंक यू। अगर कोई भी आपकी क्वेरी हो या फीडबैक हो तो हमें प्लीज़ कमेंट्स में लिखिएगा। थैंक यू।